जय हिंद एवरीवन। आपका एक बार फिर स्वागत है पेट्रियोटिक आईएएस में। इस सेशन में हम पढ़ेंगे जो आज के मुख्य न्यूज़ है, न्यूज़ आर्टिकल्स है और जो एडिटोरियल है उनको हम यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से एज वेल एज जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है स्टेट पीसेस उनके पर्सपेक्टिव से हम कोशिश करते हैं कि कवर किया जाए। और जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कोशिश होता है कि उन सभी को कवर किया जाए। तो एक बार आज जो रेलिवेंट न्यूज़ है उनको एक बार हम सिर्फ देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो आज के सेशन के लिए। यस, तो हम स्टार्ट करेंगे। टीपू सुल्तान से रिलेटेड एक कंट्रोवर्सी है, उनके पोर्ट्रेट को थोड़ा सा थोड़ा सा उस पे पॉलिटिक्स होती रहती है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो थोड़ा सा हमने देखेंगे कि डेसिक्रेशन का एफर्ट था। तो हम इसको हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। यहाँ पे हमें पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में नहीं जाना है। जस्ट वी हैव टू नो दैट यस क्या था मैसूर में और इनका क्या रोल था, कैसे ब्रिटिश के साथ जो फाइट हुआ था वो थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। फिर हमने देखेंगे कि सेंटर फैक्ट चेकिंग रूल्स आया है, उसमें ये गवर्नमेंट ने रूल लेके आए हैं कि अगर कोई भी ऐसा फैक्ट होगा या इंफॉर्मेशन होगा जो गवर्नमेंट के हिसाब से उनको सही नहीं लग रहा है, मतलब फेक है। अब ये तो बहुत सब्जेक्टिव है, तो इस पर डिबेट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया है। तो ये जीएस पर्सपेक्टिव 3 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पर्सपेक्टिव 2 के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीएस पेपर 2 में जो राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि ये राइट टू स्पीच एंड एक्सप्लेनेशन को वायलेट करता है। तो हम अभी डीप में एनालिसिस करेंगे कि इसका कहाँ कहाँ रेलिवेंस है, कैसे इसको हम लोग कवर करेंगे। इंडिया फ्रांस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जो बात हो रही है, अभी कंटिन्यू रिलेशनशिप हमारा क्लोजनेस ही है, क्योंकि अभी जो विजिट हुआ है हमारे प्रेसिडेंट मैक्रोन का और वो 26 जनवरी को चीफ गेस्ट थे। फर्दर हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो पूरा थोड़ा आज का आर्टिकल काफ़ी डिटेल है, पूरा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और बीच में जितने भी चीज़ें हैं सबको कवर किया है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं मेंस पर्सपेक्टिव से। रोल ऑफ गवर्नर है, इस पे क्रिटिसिज्म है। जो अभी तमिलनाडु के गवर्नर है उनका कमेंट आया था, कमेंट बहुत डायरेक्ट नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट था और उसको सुभाष चंद्र बोस का जो इंडियन नेशनल आर्मी था कहीं ना कहीं कंपेरिजन था, इसको लेकर क्रिटिसिज्म चल रहा है। तो हम इसको सरकार या कमीशन के पर्सपेक्टिव में पढ़ेंगे। द रोल ऑफ द गवर्नर वो हमारे लिए हो सकता है काम का, अगर कभी जीएस में क्वेश्चन आ जाए रोल ऑफ गवर्नर। गवर्नर का जो रोल है वो यूपीएससी के मेंस में कई बार पूछा भी जा चुका है। फिर राइजिंग टेंशन इन द कोरियन पेनिनसुला, थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में देखेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जो कोल्ड वार का इम्पैक्ट है उस पे है, इस पेनिनसुला पे अभी भी है। तो इसको अच्छे से डिटेल में कवर किया है, तो हम इसको देखते हैं। उसके बाद इंडियन इंटरनेट शटडाउन की जो बात हो रही है, इंडिया को ग्लोबल कैपिटल ऑफ द इंटरनेट शटडाउन के नाम से आजकल जाना जा रहा है। तो देखेंगे कि क्या इसका केस है, सुप्रीम कोर्ट का इसमें जो जजमेंट आया है अनुराधा बशीन केस 2020 2-3 साल पहले की बात है। तो इसको भी हम उस पर्सपेक्टिव से कवर कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहला न्यूज़ फ्रंट पेज के न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेज पे मैक्सिमम न्यूज़ रेलिवेंट नहीं है। पहला न्यूज़ यही है कि हेमंत सोरेन को ईडी ने अरेस्ट किया है। ये 3-4 दिन से चल रहा है कि ये बीच में गायब हो गए थे, फिर वापस आए हैं और इनको क्वेश्चन किया ईडी ने, फिर इनको अरेस्ट किया है। ठीक है, फिर जो लीडर इनके बदले में लीडर जो इलेक्ट हुए हैं चंपई सोरेन हुए हैं। चंपई सोरेन को माना जाता है कि जब झारखंड न्यू स्टेट की लड़ाई चल रही थी, मूवमेंट चल रहा था, तो ये बहुत लीड में थे इनके पिताजी के साथ और इनके पिताजी के काफी करीबी हैं शिबू सोरेन, जिनको गुरुजी के नाम से जाना जाता है झारखंड में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो है वो है ज्ञान वापी मॉस्क को लेके है। ज्ञान वापी क्यों इसको कहते हैं, इसका मॉस्क का नाम है आलमगीरी मॉस्क। ज्ञान वापी क्योंकि वहीं पास में एक लेक है और उस लेक को माना जाता था कि वो ज्ञान का कुंड है, इसीलिए उसको ज्ञान वापी कहते हैं। तो ये थोड़ा सा याद में रखिएगा। इसमें जजमेंट है, काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, काफ़ी क्रिटिसिज्म और काफ़ी हीटेड डिबेट हो रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट जज ने है उसने बोला है कि ठीक है अब वहाँ पे पूजा के लिए अलाउ कर देते हैं, जो इनका बेसमेंट एरिया है, व्यास का तहखाना इसको कहते हैं।
तो कहीं ना कहीं ये उसी लाइन पे राम जन्मभूमि वाले केस पे ही ताला खोलने टाइप का हो गया। तो आगे देखते हैं इस पे क्या होता है। यहाँ पे एक क्लेम किया गया है कि हिंदू प्रीस्ट जो है उसमें जाके बहुत पहले से ही रिचुअल्स और पूजा पाठ कर रहे हैं। 1993 के पहले वो डेली जाते थे। तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है ये याद रखिएगा, ये जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसके कॉन्टेक्स्ट में। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को राम जन्मभूमि केस में भी डिबेट हुआ था और वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये वैलिड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके किया गया और बहुत जरूरी है। तो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, वर्शिप एक्ट 1991, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि अगर कोई भी प्लेस है और उसका रिलीजियस कैरेक्टरिस्टिक जो भी है 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि उस दिन हमारा एक नया स्टेट ने जन्म लिया था और उस स्टेट का माना गया था कोई खुद का रिलीजन नहीं है, ये हर एक रिलीजन को इक्वल आंखों से देखेगा। तो वहां पे डिसाइड किया गया जो प्लेस का जैसा भी नेचर है वो रखेंगे वैसा ही। पीछे हिस्ट्री में क्या था, वी डजंट हैव टू डू विद एनीथिंग। तो इसीलिए इस एक्ट का जो सीलिंग लिमिट रखा गया है वो 1947 रखा गया है। तो इस एक्ट के द्वारा ये नहीं, क्योंकि राम जन्मभूमि में क्यों दे दिया था, वहां पे कोई नेचर नहीं माना था, वहां माना था कि जो मास्क था वो बंद था, उसमें कोई चल ही नहीं रहा था। 1947 को कोई भी उसमें नेचर नहीं था, तो ये मान के दे दिया था। अब उसी नेचर को ये दिखाने के लिए कि हिंदू नेचर है, ये लोग प्रूफ कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले से ही रिचुअल्स होता था, ऐसा नहीं है कि वो मुस्लिम नेचर है, इस्लामिक नेचर नहीं है, ठीक है। और एक कंट्रोवर्सी ये है कि जज ने लास्ट डे पे दिया है, तो लोग कह रहे हैं कि लास्ट डे पे जाते जाते देने का क्या वो मतलब बनता है कि आपको जो नया जज आ रहे हैं उन पे छोड़ देना चाहिए था। तो इसको भी लेके काफी कंट्रोवर्सी हो रही है, देखते हैं क्या इसका होता है, व्हाट इज द रिजल्ट। बाय एनीवे द नेशन शुड पीस मेंटेन द पीस एंड ओनली देन प्रॉस्पेरिटी हो सकती है। आपसी लड़ाई से कुछ नहीं होता है, हमेशा हार्मनी होना चाहिए सोसाइटी में, तो उसी से प्रॉस्पेरिटी होती है। एक और न्यूज है, उतना आरबीआई का नोटिफिकेशन है पेमेंट को लेके कि पेमेंट का जो नेचर है, डिपॉजिट एंड अंडरटेकिंग क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इसको मना किया है आगे करने से और बोला कि टॉप अप इन द एनी कस्टमर अकाउंट ये भी आप नहीं कर सकते हैं। इनको मना किया है, बोला कि 29 फरवरी लास्ट डेट है, तब तक आप कर लीजिए उसके बाद। लेकिन अभी तक इन्होंने ये छूट दिया है कि जो आप क्रेडिट ऑफ एनी इंटरेस्ट, कैशबैक एंड रिफंड ये कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि लोन नहीं हो सकता। क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि लोन देना, तो लोन की फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे। और टॉपअप जो हम लोग, जैसे मोबाइल हमारा रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हम टॉपअप कराते हैं, वैसे टॉपअप सर्विस ये भी देते थे, तो ये अब सर्विस को मीडिएशन नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कस्टमर का बैलेंस है वो तो बैलेंस कस्टमर किसी भी तरीके से विदाउट रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं। क्यों ये लगा है? क्योंकि परसिस्टेंट नॉन कंप्लायंस था और ये आरबीआई इसको कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर रहा था। तो दिस इज द रीजन। ये आज के फर्स्ट पेज से है मेन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज टीपू सुल्तान को लेके है, देखते हैं क्या है। फ्यूरर ओवर द डिसिक्रेशन ऑफ द टीपू पोर्ट्रेट इन द रायचूर। रायचूर बहुत इंपॉर्टेंट जगह था, ये कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच का एरिया है। ये हमारा फिजिकल मैप है, ये तुंगभद्रा है और ये कृष्णा है और रायचूर यहाँ पे। इसको लेके बहुत जब विजयनगर सल्तनत था और भी सल्तनत थे, इसको लेके लड़ते रहे क्योंकि ये बहुत फर्टाइल एरिया रहा है। तो जस्ट टू नो दैट वेयर दिस प्लेस एग्जिस्ट, तो आप इसको जानिए। टीपू सुल्तान की जो हिस्ट्री है वो मैसूर से रिलेटेड है और मैसूर का जो एंग्लो मैसूर वॉर है, 4 मैसूर एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। 2 अंडर हैदर अली जो टीपू सुल्तान के जो फादर थे उनके अंडर में और 2 टीपू सुल्तान के। तो उस समय अभी ब्रिटिशर्स एक्सपैंड कर रहे थे और टीपू सुल्तान का जो मैसूर था, टीपू सुल्तान वाज नोन एज द वेरी विजनरी लीडर, क्योंकि उस समय वो फ्रेंच के साथ सपोर्ट में थे और वो देख सकते थे कि फ्यूचर क्या है, देयर कुड बी द कैप्चर। और वो चाहते थे कि और जो पास के किंगडम है, मराठास है और हैदराबाद है, त्रवणकोर है, उनसे थोड़ा क्लोजनेस मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि एक साथ मिलकर लड़े। लेकिन ब्रिटिशर्स वाज सक्सेसफुल in dividing the whole kingdom
एंड उसके बेसिस पे ब्रिटिशर्स ने बाद में मैसूर को हरा दिया। दो युद्ध जो हुए थे, पहला और दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर, उसमें मैसूर डोमिनेट कर रहा था, मैसूर जीत गया था। जो तीसरा चौथा था ब्रिटिशर्स डोमिनेट करके लास्ट तक तो पूरे मैसूर को ही अपने मिला लिए। ये मैसूर था उस समय, इधर त्रावणकोर का किंगडम था, इधर कर्नाटक का था, हैदराबाद का था, मराठा का था। यहाँ पे हैदर अली पहले हुए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स शुरू से ही मराठास, हैदराबाद और इनको अपनी तरफ करके लड़ना चाहते थे, पर मैसूर जो हैदर अली को भी पता था कि ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि डोमिनेट करना, तो उन्होंने मराठा से भी अपना एग्रीमेंट किया, हैदराबाद से भी किया कि हम नहीं लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, कर्नाटक जो आरकोट एरिया है उससे युद्ध करना स्टार्ट किया। तब ब्रिटिशर्स आ गए, क्योंकि वो आरकोट एंड कर्नाटक वो तब तक अपने में उनके एरिया में आ चुका था। सेकंड इसमें टीपू सुल्तान, ये हैदर अली और मैसूर डोमिनेटिंग था, और फाइनली हैदर अली ने जो मद्रास का किला है, जो अंग्रेजों का किला था, उसको कैप्चर कर लिया, और वहां पे ट्रीटी ऑफ मद्रास हुआ 1769 में। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, चारों जो वार हुआ था, जो पहला एंग्लो मैसूर वार हुआ था, पहला एंग्लो मैसूर वार, मैसूर वार वो कब हुआ था? 1767 टू 1769। ओके, 1769, 1769, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। इसमें इसके बाद डोमिनेटिंग कौन था? इसमें डोमिनेटिंग हैदर अली थे, मैसूर। तो जो ट्रीटी ऑफ मद्रास, इसमें इनके पक्ष में था, मैसूर के पक्ष में जितने भी डिसीजन थे। दूसरा एंग्लो मैसूर वॉर हुआ 1780 टू 1784। इसमें अगेन मैसूर डोमिनेटिंग था, बीच में हैदर अली के पिता का डेथ हो जाता है ड्यू टू कैंसर। इन फाइटिंग में नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि युद्ध में मरे थे, उनको कैंसर हुआ था, उससे मर गए थे। बीच में ही टीपू सुल्तान को आना पड़ा, और उसी बीच में पहले मराठा और हैदराबाद इनकी तरफ से थे, मैसूर की तरफ थे। लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, जीतने पे हम आपको टेरिटरी देंगे और आपके सपोर्ट में जब भी आप पे अटैक होगा हम आपका सुरक्षा देंगे। तो उस कंडीशन में हैदराबाद, मराठा एंड हैदराबाद, वो निजाम जो अंग्रेजों की तरफ से हो गए, बाद में उनको भी अंग्रेजों ने हरा दिया, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओके, तो यहाँ पे जो ट्रीटी आया, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर इसको कहते हैं। इनके डेथ के बाद टीपू सुल्तान बने किंगडम के रूलर, और उनके अंडर में जो पहला थर्ड मैसूर एंड एंग्लो मैसूर वार हुआ वो 1792 के बीच में हुआ। तो थर्ड हुआ, लेट मी राइट, जो थर्ड हुआ एंग्लो मैसूर वार वो 1792, और इसके अंडर में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टम, और इसमें टीपू को हार को झेलना पड़ा था, और टीपू को आधा अपने टेरिटरी को देना पड़ा था अंग्रेजों को। ये देखिएगा, ये सब सिसीड किया है, ये केवल रेड वाला बचता है, और बाद में केवल ये येलो पार्ट बचता है। तो ये सिसीड करना पड़ता है ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से, और वहां पे टीपू के ऊपर 3 करोड़ का कंपनसेशन अमाउंट देने के लिए भी कहा जाता है। टीपू के पास पैसा नहीं होता है, टीपू 1.5 करोड़ देते हैं, 1.5 करोड़ के बदले अपने बच्चों को गिरवी रखते हैं अंग्रेजों के साथ, और बाद में वो सारे पैसे देके बच्चों को छुड़ा के भी जाते हैं। लेकिन सब कुछ ठीक था। फिर 1798-99 में फिर अंग्रेजों ने दूसरा बहाना लाके फिर से अटैक किया, और उस समय पूरी तरीके से मैसूर को हरा दिया, और टीपू ने बस कोई ट्रीटी नहीं किया, वो लड़ते लड़ते ही डाइड। तो इसीलिए टीपू को एक तरीके से लॉयन भी कहा जाता है, क्योंकि ही वॉज नॉट रेडी टू मेक एनी सच कॉम्प्रोमाइज। एक ऑब्जर्वेशन है टीपू के लिए, वहां का जो लेफ्टिनेंट
मूरे थे, उन्होंने लिखा है कि व्हेन ए पर्सन ट्रेवल, जब कोई लोग कहीं किसी देश में जाते हैं तो वहाँ का जो खेती होता है, कल्टीवेटेड पॉपुलेशन विद इंडस्ट्रियल इनहिबिटेंस, और वहाँ का सिटी अगर नया नया बने हो, बहुत से सिटी और सभी फैल रहे हो, वहाँ के लोग सभी खुशी से रह रहे हो, तो ऐसा माना जाता है कि देयर इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कॉन्जीनियल टू द माइंड ऑफ पीपल, मतलब पीपल के अनुसार ही वहाँ का जो शासन चल रहा है वो चल रहा है। तो उनको उस टीपू के एरिया में घूमने के बाद ऐसा ही महसूस हुआ, क्योंकि दिस इज द पिक्चर ऑफ द टीपू कंट्री। तो इस तरीके की प्रॉस्पेरिटी थी टीपू के अंडर में, इसीलिए टीपू को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट भी कंसीडर किया जाता है। लेकिन देयर इज द पॉलिटी, हमें आइडियोलॉजिकल वॉर में नहीं जाना है। यहाँ पे एक बार फिर एक पॉलिटिकल न्यूज़ है कि पी चिदम्बरम साहब का एक इंटरव्यू है, तो यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें काउंटर की है। जैसे जर्नलिस्ट ने पूछा है कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुआ है वो कितना हुआ इकोनॉमी में, तो इनका मानना है कि कुछ नहीं हुआ है। तो फिर इन्होंने बोला कि जीएसटी और जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का रिफॉर्म हुआ है वो तो है ना, तो इन्होंने कहा कि जीएसटी को जो इम्प्लीमेंट किया वो स्मूथ नहीं है, उससे बिजनेस काफ़ी परेशान हुए हैं, बिजनेस जितने भी पर्सनालिटी हैं उनको डिस्टर्बेंस कर दिया है। और उन्होंने कहा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो कि लोन जो बैंक दिए थे और मिल नहीं पा रहा था उसको वापस लेने का एक तरीके से मैकेनिज्म बनाया गया था, वो फेल है, क्योंकि केवल 20% ही, ओनली 20% ऑफ द बैंक लोन इन द फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ड्यूज बीइंग द रिकवर्ड थ्रू द आईबीसी, केवल 20% ही केस में आया है। तो ये इनका मानना है। फिर इन्होंने कहा कि लेकिन जीडीपी तो काफी हाई ग्रोथ पे है, तो इन्होंने कहा है कि जीडीपी तो ग्रोथ एक बेस ईयर्स से लेके होता है, वो किसी का भी कभी भी हाई दिखाया जा सकता है। असली अगर डेवलपमेंट देखना है तो आप पर कैपिटा इनकम देखते हैं कि हर एक इंसान का जो इनकम है उसमें ग्रोथ क्या है। तो गवर्नमेंट उसकी बात नहीं कर रही है, वो सिर्फ बात कर रही है जीडीपी की ग्रोथ की, नॉट द इनकम ऑफ द एवरी पर्सन। ओके, और रियल वेज का जो इम्पैक्ट है उसकी बात नहीं कर रही है। फिर इन्होंने बोला है कि जो अभी तक रिकवरी है पैंडेमिक के बाद, गवर्नमेंट जो हमारी गवर्नमेंट वो बोल रही है कि वी शेप्ड रिकवरी है। तो थोड़ा सा जानिएगा कि डिफरेंस बिटवीन वी शेप्ड एंड दिस के शेप, इन्होंने दोनों की बात की है। वी शेप का मतलब कि पैंडेमिक में ऐसे डिक्रीज हुआ, फिर उसके बाद पैंडेमिक के बाद ये इंक्रीज हुआ, इसको वी शेप रिकवरी कहते हैं। लेकिन इनका मानना है कि वी शेप नहीं है, गवर्नमेंट कह रही है कि सबका सब इंक्रीज हुआ है, कोई भी अब नीचे नहीं है, सारे जो नीचे गए थे सब अब उससे ऊपर ही हो गए, दिस इज द वी शेप। चिदम्बरम साहब का मानना है कि के शेप है, कुछ को तो जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो तो इंक्रीज हुए हैं काफी तेजी से, लेकिन बहुत से नीचे भी गए हैं जो अभी भी नीचे जा रहे हैं, जिनका ग्रोथ अभी भी नहीं है। इन्होंने कंपेयर किया कि बेस रेट से, जैसे कि आप बोले कि यहाँ पे 2019 में अगर किसी फ्लैट का रेंट 20,000 था, ठीक है, अब पैंडेमिक आया, पैंडेमिक 2021 तक रूम रेंट कम होके 2021 तक रूम रेंट कम होके ये चला आया 10,000 पे। अब फिर 2023-24 आते आते ये बढ़ के 16,000 हो गया 2024 में, फिर वापस से बढ़ गया, ठीक है। तो अब आपसे कहा जाए कि ग्रोथ हुआ है, तो आप इसको बेस रख के करेंगे तो आपको दिखेगा कि 6,000 का ग्रोथ हुआ है। लेकिन जब आप ओरिजिनल यहाँ पे जाएंगे तो आप देखेंगे अभी ये 4,000 नीचे ही है। तो बेस रेट का ये इम्पैक्ट होता है, अगर इसको मानेंगे, इससे तुलना करेंगे तो ये बढ़ा है, लेकिन जो अगर बेस रेट इसको मानेंगे तो इससे अभी भी ये कम है। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द बेस रेट। इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने बेस अपना बदल दिया और उसको दिखा के वो शो कर रहे हैं कि हमारा ग्रोथ काफी ज्यादा है। दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज द जस्ट कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिए और किसी चीज पे नहीं। एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी पॉलिटिकल है, नथिंग टू डू विद यूपीएससी। यहाँ पे ये स्वाति मालीवाल है, इनको आपके तरफ से मेंबर बनाया गया है राज्यसभा का। तो ये जब अपना ओथ ले रही थी, ओथ लेने के बाद इन्होंने स्लोगन बोला इंकलाब जिंदाबाद। तो जो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है जगदीश धनखड़, उन्होंने बोला कि ये आपको स्लोगन नहीं देना चाहिए। तो अपोजिशन कह रहा है कि इसमें क्या गलत है, अगर वही कोई आपके तरफ का जय श्री राम बोला होता तो यू कुड, आपने कुछ नहीं बोला होता। तो ये थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो कंट्रोवर्सी में है। जो यूपीएससी के रेलिवेंस का है वो अभी गवर्नमेंट ने एक फैक्ट फाइंडिंग
यूनिट बनाया है और एक रूल भी बनाया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर की गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल। उन्होंने बोला है कि हम एक फैक्ट फाइंडिंग बॉडी बनाएंगे और वो जितना भी इंटरनेट पे न्यूज़ है गवर्नमेंट से रिलेटेड उसको वेरीफाई करेंगे और उसमें थर्ड पार्टी का भी मीडिएशन होगा। इन्होंने कहा है कि थर्ड पार्टी का भी मीडिएशन होगा, इंटरमीडियरी। और उसके बाद जो भी लगेगा वो हम इनसे बोलेंगे, जो वेब पोर्टल्स है कि आप हटा दीजिए उसको, और तो हटाना पड़ेगा। अगर नहीं हटाएंगे तो उनका जो सेफ हार्बर स्टेटस है वो रिमूव करके इनको पनिश किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम जानेंगे कि सेफ हार्बर क्या है। अभी तक इसकी कहानी यही है। फिर इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में गया जाके बॉम्बे हाई कोर्ट की बात है। यस, बॉम्बे हाई कोर्ट में उसको लेके गए और बोले हैं कि ये जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है इसको वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि कोई चीज हम बोलेंगे, अगर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, गवर्नमेंट उसको नहीं एग्री करती है तो वो कहेगी फेक है। पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें सब्जेक्टिव होती हैं, कोई कहे कि डेवलपमेंट हुआ है, कोई कहे नहीं हुआ है। तो डिफरेंट पैरामीटर्स हो सकता है कि किसी किसी पैरामीटर्स हम देखते हैं कि जॉब नहीं मिला, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं यस डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन गवर्नमेंट कहेगी नहीं, हमने तो किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं, फिर हमने किसान पीएम किसान निधि सेवा में भी दिया है। तो बहुत कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव है, किसी के लिए वो डेवलपमेंट है, किसी के लिए नहीं है। तो वहां पे इन्होंने कहा कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो हम बोलना चाहते हैं कुछ भी आप क्रिटिसाइज नहीं कर पाएंगे। विद एवरीथिंग यू आर इन द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट पॉजिटिव, क्योंकि गवर्नमेंट अपने बारे में कभी कुछ गलत डेटा तो देगी नहीं, तो वहां पे नो वन कैन क्रिटिसाइज। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये डेमोक्रेसी को भी थ्रेट है और ये आर्टिकल जो 19(2) जो रिस्ट्रिक्शन लाते हैं इनको, उसको भी फॉलो नहीं करता है। और इन्होंने बोला है कि ट्रेड और द प्रोफेशन जो है आर्टिकल 19G के अंडर में जो फ्रीडम देता है कि ट्रेड एंड प्रोफेशन के लिए, वो भी वायलेट होगा। तो ये सब कुछ चल रहा है इस बेंच के अंदर में। दो जज इसको सुन रहे थे, एक जज ने इनके सपोर्ट में बोला कि हाँ वायलेट कर रहा है, एक जज ने कहा नहीं, गवर्नमेंट की जो फैक्ट चेकिंग जो यूनिट है वो कोई वायलेट नहीं कर रही। तो अब थर्ड जज को लाके इस पे देखा जाएगा कि क्या फाइनल हो रहा है। जो कॉन्सेप्ट जाने आपको सेफ हार्बर जाना है। सेफ हार्बर एक कॉन्सेप्ट है, वो सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट में प्रोवाइड किया गया। इसमें कहा गया है कि गूगल है, यूट्यूब है, जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा गूगल पे यूट्यूब पे डालूंगा, तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म हुआ, फिर कंज्यूमर उसको देखेगा। ठीक है, स्टूडेंट जो होंगे वो देखेंगे। तो जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं डेटा डालूंगा, अगर उसमें कंटेंट कुछ भी ऐसा है कि जो वायलेट करता है लॉ को, रूल्स को, तो उसमें केस जो होगा वो प्लेटफॉर्म यूट्यूब के खिलाफ नहीं होगा, वो मेरे खिलाफ होगा। यूट्यूब को इससे कुछ नहीं लेना है। तो दिस इज द सेफ हार्बर, मतलब प्लेटफॉर्म जो इंटरमीडियरी जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है उसको, उस वायलेट अगर कोई लॉ रूल होता है तो नथिंग टू डू विद दैट प्लेटफॉर्म। ओके, सो दिस इज द सेफ हार्बर, वो 79 के अंडर में प्रोवाइड कराया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो इंडिया और फ्रांस के पार्टनरशिप को लेके है उस पे है, देखते हैं क्या है इसमें। काफी डिटेल्ड है, इन्होंने स्टार्ट किया है कि क्या कॉन्टेक्स्ट है कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो चीफ गेस्ट थे फ्रांस के बैस्टिली डे के, तो वहाँ का बहुत इंपॉर्टेंट डे होता है। ठीक है, फिर हमने देखा है कि टू कंट्री डू शेयर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसका एक स्पेशल एग्जाम्पल तो ये हो गया। फिर इन्होंने दिया है कि अभी हमने 26 जनवरी का जो इनविटेशन दिया था चीफ गेस्ट के लिए, वो जो बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट को दिया था, उन्होंने आने से बोला कि हम नहीं आ पाएंगे, कुछ दिक्कतें हैं, उन्होंने नहीं आया। इस केस में तुरंत मैक्रोन से पूछा गया, वो तुरंत एग्री हो गए। तो ये दिखाता है कि कितना एक दूसरे की सपोर्ट बेस है एक दूसरे के लिए। तो ये कॉन्टेक्स्ट हो गया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इंडिया एंड फ्रांस रिलेशन का। जो पहला पार्टनरशिप स्टार्ट हुआ था, जिसका शुरुआत हुआ था 1998 में, 25 ईयर बैक, और उस समय अगेन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट जैक सिराक थे वो चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे के। सेम कंडीशन था, नाउ वी हैव कंप्लीटेड 25 ईयर्स। इस कंडीशन में वहां पे जब वो आए थे उस समय उन्होंने इंडिया की तरफ से बोला था कि इंडियाज एक्सक्लूजन फ्रॉम द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर was an anomaly
दैट नीडेड टू बी रेक्टिफाइड, कि इंडिया को जो अलग करके रखा गया है न्यूक्लियर पावर से, इंडिया मसली में न्यूक्लियर पावर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, रेक्टिफाई करना चाहिए। इंडिया ने तुरंत इस पर एक्शन लिया, इंडिया ने तुरंत बम फोड़ दिए। उसी समय इन्होंने जनवरी में बोला, हमने मई में बम फोड़ दिया, और पूरा जो वर्ड था हमारे खिलाफ, सेक्शन, इकोनॉमिक सेक्शन और डिफरेंट एरिया में जो भी ट्रेड सेक्शन सब लगा दिए। उस कंडीशन में भी फ्रांस ने पहले क्रिटिसाइज किया था स्टार्टिंग में, लेकिन सबसे पहले जो सपोर्ट में आया वो फ्रांस ही था। तो यहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात की है। फिर इन्होंने कहा कि जो फ्रांस का व्यू पॉइंट है वर्ल्ड को लेके, मल्टीपोलर ऑर्डर होना चाहिए, किसी एक देश का हेजेमनी नहीं होना चाहिए। उसमें भी इंडिया का भी सेम ही मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर को लेके है। भले ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का फ्रांस इज नॉट द पार्ट, बट अगेन इट्स व्यू इज सिमिलर टू जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है, कि किसी का एक पोलरिटी नहीं होना चाहिए या दो पोलरिटी नहीं होना चाहिए, मल्टीपोलर होना चाहिए। फ्रांस भी जो सिविलाइजेशनल एक्सेप्शनलिज्म है, वहाँ पे जो प्राइड होता है आर्गुमेंटेटिव इंटेलेक्चुअल को देके, फ्री डिबेट को लेके वहाँ पे जो सपोर्ट है, वो कल्चर इंडिया में भी है। फिर इन्होंने बोला है कि यस, जो हमारा कोऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, हमने स्टार्ट किया था 3 एरिया में, न्यूक्लियर, स्पेस एंड डिफेंस, 3 एरिया से स्टार्ट किया था। फिर इसको बढ़ा के ले गए थे काउंटर टेररिज्म एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड साइबर सिक्योरिटी। अगेन ये भी सिक्योरिटी के ही एरिया में, डिफेंस का ही एक पार्ट हम मानेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं, अभी जो क्लाइमेट चेंज में है, रिफॉर्म इन मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, ये मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जैसे कि वर्ल्ड बैंक, IMF, ये लोग को माना जाता है कि इसमें जो वेस्ट का ही डोमिनेंस है, जैसे कि US का, ये चाहता है, फ्रांस हमें सपोर्ट करता है, इंडिया चाहता है कि साउथ का भी रिप्रेजेंटेशन उसमें हो, और हम इंडिया साउथ का वॉइस है, लीडर है, इसलिए हमारा वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। वहाँ पे फ्रांस का प्रॉपर सपोर्ट है। एंड ग्लोबली बेनिफिशियल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो जब भी आपसे क्वेश्चन आंसर लिख रहे हो फ्रांस के रिलेशन को लेके, तो ये सब एरिया को मेंशन कीजिएगा। और वही फर्दर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि जो डिफेंस में हमारा कोऑपरेशन चल रहा है 6 स्कॉर्पियन सबमरीन को लेके है, तो जब भी आपको रेफाल तो हमेशा याद रहेगा, रेफाल कितना कंट्रोवर्सी था, बीच में एलिगेशन था, सुप्रीम कोर्ट को आना पड़ा है अपना लेके। तो राफेल एयरक्राफ्ट है, तो सबमरीन में भी इन्होंने हमें सपोर्ट दिया है, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई है, शेयरिंग हुआ है, और इंडिया में बना है मझगांव डॉक शिपयार्ड लिमिटेड। फिर यहाँ पे फर्दर जो प्राइवेट सेक्टर में भी हमने देखा है कि टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, जो टाटा का सब्सिडियरी है, और एयरबस के बीच में हमने देखा है कि ये फाइनल हमने H-125 सिविलियन हेलीकॉप्टर बनाने की बात कर रहे हैं। तो प्लीज याद रखिएगा, ये दोनों प्राइवेट कंपनी और ये मिलके H-125 सिविलियन हेलीकॉप्टर बना रहे हैं। तो H-125 प्लीज रिमेम्बर दैट। और पहले ही ऑलरेडी हमने C-295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, अगेन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये, ट्रांसपोर्टेशन मिलिट्री पर्सनल को ट्रांसपोर्ट या उनके इक्विपमेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये यूज होता है। ऑलरेडी ये बड़ौदा में फंक्शनल है। एक और एरिया में देखिएगा जो सैफरन है, वहाँ का फ्रांस का डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे DRDO इंडिया का है, और इस गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ऑलरेडी हम इनके बीच में हमने कर लिया है। ये जो तेजस MK2 फाइटर एयरक्राफ्ट, इस तेजस MK2 फाइटर ये है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये बहुत कम कंट्री के पास है, बहुत कम कंट्री ट्रांसफर करती है इसकी टेक्नोलॉजी को, क्योंकि वॉर में इसका बहुत क्रूशियल है। फ्रांस ने एग्री हुआ है उस पर ट्रांसफर करने को लेके। पहले इसका जो इंजन हम बना रहे थे इस एयरक्राफ्ट का, वो हम US का जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी का इंजन था, और इसका नाम था जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन, इसको यूज कर रहे थे। लेकिन ये 1990s का डिजाइन है, तो 30 साल 40 साल पहले का हम डिजाइन को नहीं चाहते। अब हम चाहते हैं कि मोर कैपेबल, मोर पावरफुल इंजन है, तो हम अभी इनके साथ सैफरन के साथ इस पे वर्क कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी 100% कोर डिजाइन सबके लिए तैयार है। फर्दर अभी देखते हैं कि स्पेस में भी हमारा कोऑपरेशन है। पहले स्टार्टिंग 1960 में ही था, लेकिन ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि वहाँ पे एक्सपोर्ट कंट्रोल का ज़्यादा इशू था। लेकिन अभी हमने देखा है कि अभी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, जो इंडिया के जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड कॉमर्स, जो इसरो का एक ब्रांच का से हुआ है, और फ्रेंच सैटेलाइट लॉन्च कंपनी एयर स्पेस एरियन स्पेस के साथ कोलैबोरेशन है। तो हम जो स्पेस लॉन्चर हाई कैपेबिलिटी का बनाना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमारा लो वेट में तो हमारे पास हम मास्टर हैं, सस्ते में हम बना रहे हैं, लेकिन जो हाई कैपेबिलिटी के जो लॉन्च होते हैं, जो 5 टन 6 टन, इस रेंज में अभी भी हम लैग कर रहे हैं, तो उसके लिए है। पीपल टू पीपल हमारे बीच में चल रहा है, जैसे कि हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स एक्सचेंज है कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। 10 साल पहले हमने देखा कि 3,000 स्टूडेंट थे जो फ्रांस में थे, अभी हम देख रहे हैं कि 10,000 हो गए हैं, और होप कर रहे हैं कि 2030 आते आते 30,000 स्टूडेंट वहां रहेंगे। ठीक है। वीजा इशू बीइंग एड्रेस विद द 5 ईयर शेंजन वीजा जो प्रोवाइड करती है, और ये शेंजन वीजा होता है जो पूरे यूरोपियन यूनियन के लिए है, जो 27 कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन में, तो उसमें आप मूव कर सकते हैं, लेकिन इसका ड्यूरेशन 90 से 180 दिन होता है, और यूके में नहीं आप एंट्री कर सकते हैं, यूके एक्सक्लूडेड है, यूके एक्सक्लूडेड है इससे। और ये सब किसके अंडर में चल रहा है? माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है, और उसके अंडर में जो एग्रीमेंट हुआ है, एक प्लान स्टार्ट हुआ है, यंग प्रोफेशनल स्कीम जो ऑपरेशनलाइज है, उसके अंडर में हो रहा है। यूनिवर्सिटी भी ओपन हुई है इंडिया में। इन्होंने जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी, जो इंडिया का ये रेगुलेट करता है, मॉनिटर करता है यूनिवर्सिटी को, उन्होंने अभी चेंज किया, फॉरेन यूनिवर्सिटी को अलाउड किया है। तो फ्रांस की भी सबसे जो अच्छी यूनिवर्सिटी है सोरबोनो यूनिवर्सिटी, वो उसने अपना एक कैंपस स्टार्ट किया है, और ये 13th सेंचुरी की यूनिवर्सिटी है, काफी फेमस यूनिवर्सिटी है फ्रांस में, अक्रॉस द वर्ल्ड वो है। बिजनेस मैन का देखें, आप बिजनेस का देखें तो फ्रेंच का 1000 कंपनी इंडिया में है, और उन 1000 में 39 ऐसे हैं जो मोस्ट इन्फ्लुएंट, जो CAC 40 के अंडर में आते हैं, बेंचमार्क परफॉर्मेंस इन द फ्रेंच है। फ्रेंच का ये कैटेगरी है जो अच्छे बिजनेस इंडस्ट्री है उनको है, उनमें से 39 इंडिया में है। इंडिया के भी 150 बिजनेस अभी फ्रांस में स्टेबलिश्ड है। तो देखिएगा थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रांस का ज्यादा है, इंडिया के कम है, क्योंकि हमारे पास कैपेबिलिटी नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी ज्यादा है। दिस इज द रीजन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है जो अगेन कंट्रोवर्सी को लेकर, जो तमिलनाडु के गवर्नर हैं, उन्होंने कमेंट किया क्विट इंडिया मूवमेंट पे, और उन्होंने कहा कि क्विट इंडिया मूवमेंट का कंपैरिजन किया और नेताजी सुभाष चंद्र का जो आज़ाद हिंद फौज था, उनका गवर्नमेंट था, और उनकी आर्मी, और जो नवल म्यूटिनी एयरफोर्स रिबेलियन हुआ था। इन्होंने कहा कंपेयर ऐसे किया है कि क्विट इंडिया मूवमेंट का उतना इम्पैक्ट नहीं था, अगर अंग्रेज गए तो इस म्यूटनी एंड रिबेलियन के कारण। ठीक है, ये तो एक्सेप्टेबल है कि जो इमीडिएट रीजन था यही था, लेकिन कंटिन्यूअस एफर्ट जो मारा जा रहा था बाय द दिस मूवमेंट, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस था। तो दोनों का था, आप किसी एक फ्रीडम फाइटर का कंपेयर दूसरे को कम करके नहीं दिखा सकते। दे ऑल हैव देयर ओन स्टेटस, ओन पोजीशन, और ये खुद आपस में कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज नहीं करते थे, एक दूसरे का रिस्पेक्ट ही था। उनके बीच में कुछ पाथ को लेके मतभेद था, लेकिन एंड गोल सबका एक ही था। दिस वाज एक्सेप्टेबल। तो इन्होंने यही बोला है कि ठीक है, ये तो सबको पता है कि यस, जो इमीडिएट रीजन था वो वही था कि जो INA का म्यूटिनी था, तो वो जो यूके के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय, क्लेमेंट एटली, उन्होंने भी इसको एक्सेप्ट किया था। वो उस समय के एक्टिंग गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे, उन्होंने उनसे बोला था कि द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन वाज मिनिमल एंड मेनली दे वर इम्पैक्टेड बाय द नवल रिवोल्ट एंड द एयर फोर्स रिबेलियन। तो वहां पे भी एक्सेप्टेड है। फिर इन्होंने बोला है कि यस, देयर इज नो, ये तो मतलब दिस इज द एक्सेप्टेड अक्रॉस द ऑल हिस्टोरियन, कि जो कॉलोनियल रूल इंडिया में था, ब्रिटिश रूल था, वो यहाँ के सोल्जर्स की लॉयलिटी पे भी था, क्योंकि वो 1000 कॉलोनियल आके पूरे करोड़ों लोगों को कैसे गुलाम बना सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडियन लोगों का कुछ ना उसमें आर्मी ज्वाइन किए, फिर इन्होंने अंग्रेजों की तरफ से लड़ा, तो सपोर्ट था तभी। और सपोर्ट जब आर्मी की ही डिसलॉयलिटी नहीं हो पाती है तो उनका पूरा बेस हिल जाता है, तो उनको जाना ही पड़ता है। और दूसरी चीज थी कि उस सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो ग्लोबल माइंडसेट था, वो
लॉर्ड इसके रिप्रेशन को लेके सपोर्टिव नहीं था। यूएसएसआर ऐसे ही मना कर रहा था कि कॉलोनी के वो अगेंस्ट था, वो बोल रहा था कि कॉलोनियलिज्म इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द इंपेरियलिज्म। तो ऐसे ही सपोर्ट नहीं था, ऑलरेडी मिलिट्री की भी सपोर्ट लोकल नहीं चली गई, तो उनको जाना ही था। इसीलिए उन्होंने 48 की जगह पे 47 में ही जाने का डिसीजन ले लिया था, ठीक है। लेकिन ये सब चीजें एक्सेप्टेबल थी, एवरीवन हैव द रिस्पेक्ट फॉर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जब इनके मेंबर्स जो आईएनए के मेंबर थे उनके खिलाफ ट्रायल ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किया, तो सारे इंडिया के लीडर एक मत होकर उनके खिलाफ लड़ रहे थे और रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे लॉयर बन के। जैसे कि उन्होंने कहा कि जब प्रेम कुमार सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लन एंड शाहनवाज खान को जब पहली बार ट्रायल पे लाया गया था लाल किला पे, रेड फोर्ट पे, तो जो लॉयर आए थे, टॉप लॉयर जो भूलाभाई देसाई थे, उनके लीडरशिप में बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू, इवन मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंट। इतना सपोर्ट था, किसी ने नहीं किया, सबको एक्सेप्ट था, यस दे वर द रियल हीरोज और यस दे आर एक्सपेडाइटिंग दिस प्रोसेस ऑफ इंडिपेंडेंस। उन्होंने ये माना है कि ये मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट था, जैसे कि जालियांवाला बाग का 1990 केस था, उससे भी ज्यादा केस था, क्योंकि जालियांवाला बाग केस के बाद क्या हुआ, इंडिया में जो फ्रीडम स्ट्रगल का था वो फाउंडेशन और मजबूत हो गया। लेकिन जो ये केस था उसने मजबूर कर दिया अंग्रेज लोगों को पहले जाने के लिए। दिस इज ऑल अबाउट। तो इन्होंने यही बोला है कि जब आप किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे होते हैं तो आप क्या, आपका ओपिनियन कुछ भी हो सकता है, यू आर फ्री टू होल्ड एनी ओपिनियन, यू आर द मैन, यू आर द ह्यूमन बीइंग, यू हैव द ओपिनियन। लेकिन आपको उस पर क्या पब्लिकली बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो गवर्नेंस की एक पोजीशन होता है, उसको देख के कीजिए, क्योंकि यू आर द लिंच पिन बिटवीन द स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट। यहाँ पे अगर आप लगेंगे बायसनेस दिखाने, तो कहीं ना कहीं यू आर क्रिएटिंग द हर्डल इन द प्रोसेस ऑफ ऑल दिस गवर्नेंस। और इसके लिए उन्होंने कहा कि जो सरकार या कमीशन का कुछ रिपोर्ट है उसको आप फॉलो कीजिए। पहली कि वो जो पर्सन होना चाहिए एमिनेंट होनी चाहिए। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि उसका जो पॉलिटिकल लीनिंग होना चाहिए वो अनबायस्ड होना चाहिए। रिसेंट में यहाँ तक उन्होंने मना किया कि कोई पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होना चाहिए। यहाँ पे है सरकारिया कमीशन, थोड़ा मैं इसको बड़ा करता हूँ। यस, ये सरकारिया कमीशन का था। उन्होंने कहा था इवन द पर्सन हु वाज होल्डिंग, जो इमीडिएट पॉलिटिकल एक्टिविटी हो वो न्यूट्रल ही रहा हो, रिसेंट में वो पॉलिटिक्स में नहीं रहा। लेकिन आप गवर्नेंस के आप उस पोजीशन पे भी जा कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्री, नॉट फॉर द दिस स्टेट एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट वी विल टेक विद रिस्पेक्ट टू दिस कोरियन पेनिनसुला जो वहां पे चल रहा है, तो उसका हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि वर्ल्ड हिस्ट्री का ट्रेस है ये। अभी जो मेन स्टार्ट हुआ है वो रिसेंटली एक, जो वहाँ की सुप्रीम पीपुल्स असेंबली है, वहाँ पे वहाँ के जो प्रेसिडेंट है जोंग, अब उन्होंने कमेंट किया है, बोला है कि वी डू नॉट कंटिन्यू विद दिस यूनिफिकेशन गोल एंड वी आर गोइंग टू ब्रेक एवरीथिंग, एंड एवरीथिंग। एंड उन्होंने रीब्रांड किया है जो साउथ कोरिया को एनिमी स्टेट। ओके, तो अभी तक प्लान ये चल रहा था, आप इसको देखेंगे, इस प्लान को मैं बताता हूँ क्या प्लान है। जैसे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था उस समय जापान ने कैप्चर कर दिया था कोरिया को, दोनों नॉर्थ एंड साउथ, उसने ही डिवाइड, अब अभी डिवाइड नहीं होता, उसने कोरिया को, वो तब कोरिया एक था, तो कोरिया को कैप्चर किया था। वर्ल्ड वॉर 2 में डिफीट हो गया। अब दो जो सुपर पावर निकल के आए उन्होंने डिवाइड करना स्टार्ट किया कि अब है तो आधा आप गवर्न कीजिए, आधा मैं गवर्न करता हूँ। कुछ देर के लिए गवर्न करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको इंडिपेंडेंट करके उनको इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे। तो जब नॉर्थ कोरिया जो गया वो यूएसएसआर के पास गया, सोवियत यूनियन, एंड जो साउथ कोरिया गया तो वो यूएस के पास गया। अब दो अपोजिट आइडियोलॉजी के पावर ने इनको वो करा, अब उनका नेचर ही हो गया और ये इतना डिवाइड हो गया इनके बीच में आइडियोलॉजी के, डिस्पाइट दे हैव द सिमिलरिटी एंड यूनिफॉर्म कल्चर, लैंग्वेज, एवरीथिंग इज यूनिफॉर्म, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन सिर्फ आइडियोलॉजी के रिफ्ट के कारण उनमें डिवीजन हुआ और पहला कोरियन वॉर स्टार्ट हो गया 1950-53 तक चला। अब नॉर्थ उसको कैप्चर करके यूनिफाई करना चाहता था, तो इसीलिए ये हो गया। पहला इसको कहा जाता है फर्स्ट हॉट वॉर ऑफ द कोल्ड वॉर। हॉट वॉर का मतलब आप सच में फिजिकली लड़ने लगते हैं, कोल्ड का वॉर मतलब बात से लड़ते हैं। तो कोल्ड वॉर इसलिए कहा जाता है क्योंकि रशिया और यूएस कभी फिजिकली नहीं लड़े हैं, वो किसी न किसी को सपोर्ट करा के लड़ते थे। लेकिन हॉट वॉर यहाँ पे है कि ये आपस में दोनों एक साथ लड़ रहे थे।
अब ये चीजें बहुत मुश्किल हो गई। अब नॉर्थ कोरिया को ये है जो सबसे बिगेस्ट दिक्कत यहाँ पे कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पर्टिकुलरली इन द वेपन एरिया में एक्वायर किया। अब इसको कैसे न्यूक्लियर किया जाए ये हो गया, क्योंकि पूरे वर्ल्ड को थ्रेट है इससे। न्यूक्लियर पावर रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, कब एक तो धमकी देता रहता है कि आज फोड़ूंगा कल फोड़ूंगा, तो दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। तो इसके लिए स्टार्ट हुआ कि आप प्रोसेस शुरू करें कि ये डीन्यूक्लियराइजेशन का। तो एक चीज देखिएगा, पहले ये मेंबर था नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का, इंडिया कभी भी इसका मेंबर नहीं रहा है। नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो मना करती है एक्वायरेशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स, P5 को छोड़ के कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकता, ऐसा इस ट्रीटी को बनाया गया था इसी के लिए, कोई और ना ये कर पाए। तो ये पार्ट था। और लेकिन टेक्नोलॉजी उसने ले लिया, तो उसके बाद 1994 से 2000 तक यूएस के फ्रेमवर्क, एग्रीड फ्रेमवर्क के अंडर में ये हुआ कि ये इसको न्यूक्लियर जो उसने भी पावर है ये इसको हटाया जाए। तो यूएस ने कहा कि हम न्यूक्लियर एनर्जी दे रहे हैं आपको, सिविलियन की का हम फुलफिल कर रहे हैं, आप अपना डेवलप ही नहीं कीजिए। तो ये कहा ठीक है, हाँ 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 करके 2003 में इसने न्यूक्लियर नॉन जो एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी था उससे ही बाहर आ गए नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और 2006 में आते आते इन्होंने फोड़ भी दिया जो वेपन था। और 2009 तक आते आते ये सारे जो मैकेनिज्म बने थे, 2005 में भी कोशिश किया था 6 पार्टी टॉक को लेके कि इनके जो दोस्त हैं इनके दो चाइना और रसिया को भी ले लिया, और जो साउथ कोरिया के दोस्त हैं जापान एंड यूएस को लेके निगोशिएशन स्टार्ट किया था। फिर से नॉर्थ कोरिया ने हाँ हाँ बोला, फिर से उसने फोड़ दिया 2006 में। 2009 तक आते आते एवरीथिंग वाज डिस्ट्रॉयड। नॉर्थ कोरिया एकदम बोल दिया कि यस आई विल नॉट डी न्यूक्लियर, वो न्यूक्लियर जो उनकी टेक्नोलॉजी है वेपन है उसको डी न्यूक्लियराइज नहीं करेंगे। यहाँ पे बहुत क्लियरिटी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद से ये दिक्कत है कि ये लगातार टेस्ट कर रहे हैं, अपना कैपेबिलिटी इंप्रूव कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया। और यहाँ तक कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है जैसे सॉलिड फ्यूल्ड मिसाइल कैरिंग ए हाइपरसोनिक वारहेड, ये इतना कैपेबल है जो डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड के कंट्रीज ने बना के रखा है कि मिसाइल आएगा और फिर एक मिसाइल जाके उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, कोई थ्रेट नहीं है, ये उसको भी ब्रेक कर देता है। मतलब जनरली डिफेंस सिस्टम क्या है कि ये आपका कंट्री है और आपने ऐसे यहाँ पे मिसाइल लगा के रखे हैं चारों तरफ कि आपके देश में कोई भी मिसाइल आएगा इस एरिया में तो ये पहले डिटेक्ट करेगा, ये हवा में ही इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, तो जो आपको खतरा है वो नहीं आ पाएगा कोई भी अटैक हो। लेकिन ये जो वॉर हेड है, हाइपरसोनिक वॉर हेड, ये कैपेबल है इसको तोड़ के जाके अटैक करने का। और ये जो टेक्नोलॉजी है बहुत कम देशों ने डेवलप किया है, यूएस, रसिया, चाइना, इंडिया के भी पास है और ईरान भी इसको डेवलप कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ये दिखा रहा है और ऑलरेडी इनके पास ये है टेस्ट और भी कर रहे हैं, जैसे कि हेल 523 न्यूक्लियर कैपेबल उनको टेस्ट किया है। अंडर वाटर एक ड्रोन टेस्ट किया है जो मिसाइल एंड न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने में कैपेबल है। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक क्रूज मिसाइल पुलवशाल 331 है उसको भी करा है, ठीक है। तो कंटिन्यूअसली है यहाँ पे। और एक नया डेवलपमेंट अभी देखा गया, जो अभी रिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया है, पहले थोड़ा सॉफ्ट नेचर के थे जो प्रेसिडेंट थे, अभी जो है ये कंजर्वेटिव और ये भी काफी हार्ड नेचर के हैं। प्रेसिडेंट यून सूक एओल, ठीक है। तो इन्होंने भी काफी अपना एग्रेसिव बिहेवियर है, आप भी एग्रेसिव, इधर भी एग्रेसिव, तो चीजें काफी स्पाइक करके बढ़ती हैं। और जो पहले इनके प्रीडिसेसर्स थे मून जाए इन, तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रखते थे, तो नॉर्थ कोरिया भी थोड़ा सॉफ्ट स्टैंड था, अभी दोनों हार्ड हो गए। तो ये आगे के पैराग्राफ में बताते हैं कि ये जो सब कुछ चल रहा है वो जो एक्सिस चल रहा है यूएस, चाइना, रसिया बना रहे हैं साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के साथ, उसी का रिजल्ट है और यही वो कंटिन्यू चलते आ रहा है। और अभी देख रहे हैं कि ये एक्सिस और मजबूत हो रहा है। अभी हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट हैं नॉर्थ कोरिया के वो किम, वो घूम के आया है रशिया में। रशिया ने प्रॉमिस किया है कि आपका जो स्पेस पोर्ट है उसको मजबूत करेंगे। और इन्होंने बोला है नॉर्थ कोरिया ने बोला है कि हम आपको जो अभी आप यूक्रेन में वार लड़ रहे हैं उसके लिए हम आपको डिफेंस जो भी वेपन्स है वो प्रोवाइड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट
लास्ट न्यूज जो है इंटरनेट शटडाउन को लेके एक बार देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है इस पे कि इंटरनेट का नेचर जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अंडर में का है। जो राइट टू इंटरनेट है कि हमें इंटरनेट मिलना चाहिए, वो अनुराधा बाशिन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस रिसेंटली 2020 में इसका जजमेंट आया। उसने बोला है कि internet is so crucial, so have become so integral to the life of the people that we cannot separate the person from the internet। क्योंकि आजकल आप देखिएगा कि हर चीज, आपका एजुकेशन हो, इकोनॉमी हो, इंफॉर्मेशन हो, लाइवलीहुड हो, या हर चीज पे जो एक दूसरे से हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए भी इंटरनेट काफी जरूरी है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, तो इसी केस में जजमेंट आया, बोला कि आप किसी भी इंटरनेट को ऐसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते जब तक कि इमरजेंसी कंडीशन नहीं है, और उस ऑर्डर में आप जहां पे बैन कर रहे हैं आप लिख के बताइएगा क्यों है। लेकिन हमने देखा है कि जब जजमेंट आया उसके बाद से कंटिन्यूअसली जो नंबर ऑफ ये रिस्ट्रिक्शन है इंटरनेट पे वो बढ़ा ही है, वो कम नहीं हुआ है। तो ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अभी 5 बार 6 बार इन्होंने कश्मीर में लगातार 2-3 डिस्ट्रिक्ट में लगाया, 5 सेपरेट टाइम्स, 3 सेपरेट टाइम्स ऑन ए सेम डिस्ट्रिक्ट, और वहां पे विदाउट एनी ऑर्डर, गवर्नमेंट ने हमने वेबसाइट पे भी नहीं डाला कि क्या रीजन था। तो दिस इज द वायलेशन। और यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जो कई बार अगर लॉ नहीं बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अवेयर नहीं करता है, तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी होती है वो उनको पता ही नहीं होता, वो वायलेट करते रहते हैं। जैसे उन्होंने एग्जांपल ले दिया कि सेक्शन 66A जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था, इसको नल एंड वॉइड, इसको इलीगल घोषित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने श्रेयास सिंगल केस केस के अंडर। लेकिन फिर भी हमने देखा है कि पुलिस इसी के अंडर में बहुत लोगों को अरेस्ट कर रही थी, और ये सेक्शन बता रहा था कि अगर आप इरिटेट हो रहे हैं किसी भी चीज से, तो वो आप केस जाके दर्ज करवाइए, फिर पुलिस पकड़ ले जाएगी। अब ये इतना सब्जेक्टिव था कि इरिटेशन आदमी को किसी से भी हो सकता है। कोई किसी को कह दे कि अरे आप अपना बाल सही कर लीजिए, हो सकता है वो आदमी उसी से इरिटेट हो जाए, पर ये एक रीजनेबल ग्राउंड नहीं है, इसीलिए इसको हटा दिया। सेम इज द केस विद द इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन। आप ऐसे थोड़ी थोड़ी बातों पे नहीं कि वहाँ का कंडीशन सही नहीं है आप उसको लेके नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि आप कहीं पे भी देखें, ऐसे तो इंटरनेट जरूरी है। आप कह रहे हैं कि इंटरनेट रहेगा तो लोग एक दूसरे को भड़काएंगे, र्यूमर फैलेगा, लेकिन इंटरनेट तो एक तरीका भी तो है कि फैक्ट चेक कर ले। अगर र्यूमर फैल रहा है तो उसे चेक कर ले ट्रूथ क्या है, और ट्रूथ भी बता देता है। तो इस कंडीशन में भी है जो इनको एक और क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि जो अभी टेलीकॉम एक्ट के अंडर में जो रूल बनाया है, सस्पेंशन रूल्स ऑफ 2017, इट्स लिमिट द इंटरनेट सस्पेंशन, ठीक है, मैक्सिमम ऑफ द 15 डेज। लेकिन यहाँ पे भी इन्होंने क्लियर कट में इट्स ऑर्डर डिड नॉट इंक्लूड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन टू अंडरटेक पीरियोडिक रिव्यू ऑफ दिस ऑर्डर्स, ये इन्होंने गायब कर दिया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में था कि आप अगर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो पीरियोडिक और देखिए कि इमरजेंसी सिचुएशन कम हुई तो आप सेटल कीजिए। क्योंकि इंटरनेट इतना इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, अगर आज इंटरनेट हो जाए, आई कैन नॉट बी कंटिन्यू विद दिस क्लासेस, स्टूडेंट आर टेकिंग ऑन द डेली बेसिस, उनका एजुकेशन रुक जाएगा। तो दिस इज क्रिएटिंग द हैवोक। इंटरनेट हैज बिकम सो क्रूशियल दैट इट्स हैव, इसका जो इंटीग्रेशन है वो इकोनॉमी के भी साथ इतना इम्पैक्टफुल है। देखिए यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लॉस हुआ है इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन के कारण $2.8 बिलियन का हुआ है, ठीक है, और इकोनॉमी से सो इंटीग्रेटेड है। फिर इसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकल, सोशल, जर्नलिस्टिक, हर एरिया में इसका इम्पैक्ट है अगर आप इंटरनेट प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो टोटली इसी पे इन्होंने डिस्कस किया है। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट बोल रही है, अभी एक यहाँ पे बोला है कि गवर्नमेंट का स्टैंड है कि हम जो इंटरनेट बैन रिस्ट्रिक्शन करते हैं वो मोबाइल का होता है, मोबाइल डिवाइस यूजर्स एंड नॉट फॉर द ब्रॉडबैंड। तो इन्होंने कहा कि 97% जो पॉपुलेशन है वो मोबाइल और डोंगल ही यूज कर रही है, ब्रॉडबैंड की कैपेसिटी नहीं है। इसका एक तो रेट कम होता है, और इससे तो आप और ज्यादा कर रहे हैं कि आप डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि जो लो इनकम क्लास है उनको आप रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो एलिट क्लास है उसको आप कह रहे हैं कि ठीक है आप इंजॉय। तो आज के सेशन का ये मेन था। आप कभी भी इंटरनेट आर्टिकल, इंटरनेट
इतना इतना इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देगा मेंस में कि राइट टू इंटरनेट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ, और उसको जस्टिफाई करने को बोल सकता है कि ऑन द बेसिस ऑफ द रिसेंट जजमेंट ऑफ द दिस अनुराधा बशीन केस। ठीक है, तो प्लीज प्रिपेयर और प्लीज राइट द क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन दैट इज गिवन फॉर द मेंस। ओके, सो यहाँ पे मैं अपना सेशन कंक्लूड करूंगा। ऑल द बेस्ट फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। अगेन थैंक यू। जय हिंद।